एक लंबा, थका देने वाला दिन। आप काम से घर लौटे हैं और बस सोफे पर बैठते ही हैं कि चलो अब शांति मिलेगी। तभी बच्चा कुछ ऐसा कर देता है, कोई चीज गिरा दी या भाई बहन से झगड़ा हो गया और अंदर से एक एक झुंझुलाहट की लहर उठती है जिसे आप रोक नहीं पाते। आप चिल्ला पड़ते हैं और उस एक पल के बाद जो एक अजीब सी खामोशी और बेबसी महसूस होती है, वो शायद आज बहुत से माता पिता का रोज का अनुभव बन गया है। और ये सिर्फ हमारी थकान की बात नहीं है। आज के बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां स्क्रीन, सोशल मीडिया, पढ़ाई का दबाव और एक अजीब सी भावनात्मक उथल-पुथल चारों तरफ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अनजाने में ही उन्हें एक ऐसा भावनात्मक बोझ दे रहे हैं जिसे वो उठा नहीं पा रहे? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम साथ बैठे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि इस तेज तर्रार दुनिया में हम बच्चों को अंदर से मजबूत, शांत और जागरूक कैसे बना सकते हैं। और ये बातचीत हम चेतना उदय मिशन के हिस्से के तौर पे कर रहे हैं, जहां हमारी कोशिश सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं, बल्कि मिलकर समाधान खोजना है। आज हम आधुनिक ब्रेन साइंस यानी हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उसकी समझ को भारत की हजारों साल पुरानी गुरुकुल परंपरा के ज्ञान से जोड़कर देखेंगे। और ये कोई इल्जाम लगाने वाली बातचीत नहीं होगी। यहाँ बात होगी समझने की, सहारा देने की और एक व्यवहारिक रास्ता खोजने की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दुनिया को समझने से जिसमें हमारे बच्चे आज जी रहे हैं। स्क्रीन टाइम की बात अब सिर्फ एक बुरी आदत नहीं रह गई है। कुछ लोग तो इसे एक तरह का राष्ट्रीय आपातकाल कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्रीन बच्चों को इंसानों से ज्यादा चीजों से जोड़ रही है, जिससे उनका इंटरैक्टिव कोशेंट मतलब लोगों से जुड़ने की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। और इसका दिमाग पर जो असर होता है वो बहुत गहरा है। देखिए, हमारा इंसानी दिमाग लाखों सालों में दूसरे इंसानों के चेहरे देखकर, उनकी आवाज सुनकर, उनके साथ रहकर भावनाओं को समझने के लिए बना है। ये स्क्रीन के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। जब एक बच्चा किसी इंसान के बजाय स्क्रीन से व्यवहार करना सीखता है, तो वो भावनाओं की बारीकियां नहीं पकड़ पाता। वो ये नहीं सीख पाता कि जब कोई उदास हो तो कैसे बात करनी है, या जब अपनी कोई बात मनवानी हो तो जिद की जगह और क्या तरीका हो सकता है। मतलब ये कि वो असली दुनिया के लिए तैयारी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि बच्चे का दिमाग एक तरह से हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, जिसे लड़ो या भागो या फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। अब ये सिर्फ बेचैनी नहीं है, ये असल में ऐसा है कि जब आप बच्चे को टीवी बंद करने के लिए कहते हैं, तो उसका दिमाग इसे एक छोटी सी बात की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे की तरह देखता है। और इसीलिए हमें छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े बड़े टैंट्रम देखने को मिलते हैं। वो बच्चा जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, उसका नर्वस सिस्टम ही ओवरलोड हो गया है। यहाँ एक कमाल की बात है जो हमारे रोजमर्रा के बर्ताव के असर को दिखाती है। एक स्टडी में देखा गया कि जिन बच्चों ने कभी ब्रोकली चखी तक नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपने बड़ों के चेहरे पर हल्की सी नापसंदगी देखकर ही उसे खाने से मना कर दिया। अब सोचिए, अगर हमारे चेहरे का एक छोटा सा भाव बच्चे के खाने की आदत बदल सकता है, तो हमारा रोज का तनाव और गुस्सा उनकी भावनात्मक दुनिया पर कितना गहरा असर डालता होगा। वो तो हमें आईने की तरह देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनते, वो हमारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। हमारा तनाव, हमारी बेचैनी, हमारी स्क्रीन की आदतें, सब कुछ वो सोख रहे हैं। और यहीं से ये सवाल उठता है कि अगर समस्या इतनी गहरी है तो समाधान कहाँ है? तो ये साफ है कि समस्या बहुत गहरी है, लेकिन यहाँ सिर्फ समस्या गिनाने का कोई फायदा नहीं। असल सवाल तो ये है कि एक आम माता पिता करे तो क्या करे। यहीं पर शायद आधुनिक विज्ञान हमारी कुछ मदद कर सकता है। मैंने एक सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, सुधार से पहले जुड़ाव। हाँ, और ये आज की पेरेंटिंग का शायद सबसे जरूरी मंत्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे के किसी व्यवहार को ठीक करने से पहले उसके साथ दिल से जुड़ना जरूरी है। जब बच्चा गुस्से में है, चिल्ला रहा है, उस वक्त उसे लेक्चर देना वैसा ही है जैसे किसी तूफान के बीच नाव चलाने की कोशिश करना। पहले तूफान को शांत होने देना होगा, और वो शांति कनेक्शन से आती है। और ये कनेक्शन बनता कैसे है, खासकर उस पल में जब हमारा खुद का पारा चढ़ा हुआ हो? इसके लिए माता पिता को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक तरफ उन्हें एक मजबूत लीडर की तरह घर की सीमाएं तय करनी होती हैं। बच्चे असल में नियमों और रूटीन के भूखे होते हैं। नियम उन्हें सुरक्षा का एहसास देते हैं। जब कोई सीमा नहीं होती तो वो असल में डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उनकी दुनिया कहाँ तक सुरक्षित है। और दूसरी तरफ उसी लीडर को सहानुभूति के साथ बच्चे की भावनाओं को मान्य करना होता है।
ये कहना कि मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें खेलने नहीं दिया, या मैं समझ सकता हूं कि तुम निराश हो। यहां आप उसके व्यवहार को नहीं, उसकी भावना को मान्यता दे रहे हैं। वाह, ये रिपेयर वाला आइडिया तो एक तरह से माता पिता के ऊपर से परफेक्शन का बोझ हटा देता है। बिल्कुल। मतलब गलती करना उतनी बड़ी बात नहीं जितना गलती को सुधारना है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, कोई भी माता पिता परफेक्ट नहीं हो सकता। गलतियां होंगी, आपा खोएगा, गुस्सा आएगा, ये सब सामान्य है। लेकिन असली जादू इस बात में है कि उसके बाद क्या होता है। जब गलती के बाद एक माँ या पिता बच्चे के पास वापस जाकर कहते हैं, देखो मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं भी थक गया था, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो ये बच्चे को मैं बुरा हूं या मुझ में ही कोई कमी है कि गहरी भावना से बचाता है। और बच्चा क्या सीखता है इससे? वो जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखता है कि रिश्ते मुश्किल समय से गुजरकर भी ठीक हो सकते हैं, कि गलतियां की जा सकती हैं और उन्हें सुधारा भी जा सकता है। इसी को तो भावनात्मक लचीलापन यानी इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं। इसकी नींव यहीं से पड़ती है। ये जो सारी आधुनिक बातें हैं, कनेक्शन, बाउंड्रीज, रिपेयर, ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगती हैं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि क्या ये सारी बातें नई हैं या फिर हमारी अपनी भारतीय परंपरा में भी इस तरह की कोई समझ मौजूद थी? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मौजूद थी, बल्कि बहुत गहरे और वैज्ञानिक तरीके से मौजूद थी। भारतीय ऋषियों ने बच्चे के विकास को अलग अलग चरणों में बांटा था और हर चरण के लिए परवरिश का तरीका भी अलग बताया था। इसे पंचकोश का सिद्धांत कहते हैं, जो एक तरह से परवरिश का पूरा रोड मैप है। पंचकोश, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे 5 परतों की तरह समझिए जो इंसान के अस्तित्व को बनाती हैं, और बच्चे के विकास में ये परतें एक एक करके विकसित होती हैं। सबसे पहली परत है अन्नमय कोश, यानी हमारा शरीर। जन्म से लेकर करीबन 5 साल तक बच्चे का पूरा ध्यान इसी पर होता है। वो हर चीज मुंह में क्यों डालता है? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से ही दुनिया को महसूस कर रहा है। उसके लिए स्वाद, स्पर्श, गंध ही दुनिया है। तो इस उम्र में माता पिता को क्या करना चाहिए? इस उम्र में सबसे जरूरी है माँ का साथ, सात्विक और ताज़ा भोजन और एक शांत, सुरक्षित माहौल। बच्चे को डांटना, उस पर चिल्लाना इस उम्र में उसके नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करने जैसा है। हमारी परंपरा में इस समय को लाड़ैत कहा गया है, यानी बच्चे को बस भरपूर प्यार, दुलार और सुरक्षा देना, उसका शारीरिक आधार मजबूत करना। ठीक है, 5 साल तक तो प्यार और दुलार, लेकिन उसके बाद क्या? बच्चे तो और शैतान होने लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 6 से 10 साल की उम्र में दूसरा कोश, प्राणमय कोश यानी ऊर्जा का शरीर, सक्रिय हो जाता है। ये वो समय है जब बच्चे में अचानक से बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। वो एक जगह टिककर बैठ नहीं सकता, उसे खाने से ज्यादा खेलने में मजा आता है। ये उसकी प्राण शक्ति का विस्फोट है। और ज्यादातर माँ बाप इसी ऊर्जा से परेशान रहते हैं। बैठो, टिककर काम करो, शैतानी मत करो। हाँ, जबकि हमारी परंपरा कहती है कि ये ताड़ेत का समय है। अब ताड़ेत का मतलब मारना पीटना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस ऊर्जा को सही दिशा देना, उसे साधना। कैसे? अनुशासन से, एक तय दिनचर्या से और शारीरिक कामों से। अपना बिस्तर ठीक करना, अपने खिलौने उठाकर रखना, पानी की बोतलें भरना, ये छोटे छोटे काम उसकी बेकाबू ऊर्जा को एक रचनात्मक दिशा देते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो यही ऊर्जा चिड़चिड़ेपन और विनाश में बदल जाती है। ये तारियत वाली बात 10 साल तक तो समझ आती है, लेकिन उसके बाद क्या? 12-13 साल के बच्चे पर तो अनुशासन और दिनचर्या का उल्टा असर होने लगता है। वो और विद्रोही हो जाता है। हमारी पुरानी समझ इस बारे में क्या कहती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, क्योंकि 11 से 15 साल की उम्र में तीसरा कोश, मनोमय कोश यानी मन का शरीर, जागृत होता है। ये वो दौर है जब बच्चा अचानक चिड़चिड़ा, मूडी और विद्रोही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन भावनाओं और हार्मोन्स की एक सुनामी से गुजर रहा होता है। वो खुद नहीं समझ पाता कि उसे हो क्या रहा है। और इस सुनामी में तारियत या अनुशासन काम नहीं करता। बिल्कुल काम नहीं करता। इस समय डांट, फटकार या लेक्चर आग में घी डालने जैसा है। इस उम्र में मन को शांत करने वाले उपायों की जरूरत होती है, जैसे अच्छी संगत यानी अच्छे दोस्त, सेवा भाव जैसे घर के कामों में हाथ बटाना या किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना। जब किशोर अपनी ऊर्जा दूसरों की मदद में लगाता है तो उसका ध्यान अपनी अंदरूनी उथल-पुथल से हटता है। और साथ ही नैतिक मूल्यों की कहानियां जो उसे सही गलत का एक ढांचा देती हैं। और फिर 16 साल के बाद का समय आता है, जब ये तूफान
थोड़ा शांत होता है। हाँ, तब विज्ञान मायकोश यानी बुद्धि और तर्क का विकास होता है। अब आप बच्चे को हुक्म नहीं दे सकते, अब आपको उसके साथ एक दोस्त की तरह पेश आना होगा। ये मित्रियत का चरण है। अब तर्क से बात होगी, बहस होगी, और आपको एक दोस्त बनकर उसकी बात को समझना होगा और अपनी बात को समझाना होगा। ये तो कमाल का रोड मैप है। जन्म से लेकर बड़े होने तक हर पड़ाव के लिए एक अलग नजरिया। अब सवाल यह है कि आज के दौर में हम इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से हो सकती है। जैसे हमने ताड़ियत के समय में घर के कामों की बात की। एक बहुत दिलचस्प रिसर्च में पाया गया है कि जिन बच्चों ने बचपन में घर के छोटे मोटे काम नियमित रूप से किए होते हैं, वे बड़े होकर अपने करियर में ज्यादा सफल होते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। बोतलें भरने का करियर की सफलता से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि ये काम सिर्फ काम नहीं है, ये जिम्मेदारी, सहयोग और मैं इस परिवार का एक जरूरी हिस्सा हूं की भावना सिखाते हैं। मुझे याद है बचपन में मुझे सिर्फ एक काम मिला था, रोज रात को सबकी पानी की बोतलें भरना। उस वक्त वो बड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन आज लगता है कि वहीं से शायद जिम्मेदारी का पहला पाठ सीखा था। और कोई ऐसा तरीका जो मन को शांत करने में मदद करे, खासकर आज के इस बेचैन माहौल में? एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली प्रथा है मंत्र जाप। अब यहाँ किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, इसका एक गहरा वैज्ञानिक आधार है। जब बच्चे कुछ खास ध्वनियों जैसे कोई सरल मंत्र या श्लोक को बार बार दोहराते हैं, भले ही उन्हें उसका मतलब न पता हो, तो उन ध्वनियों के कंपन से मस्तिष्क का मेमोरी सेंटर, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो बड़ा होता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और भावनाएं शांत होती हैं। ये ध्वनि और कंपन का विज्ञान है। और ये मन की उस आदत से कैसे मदद करता है जिसमें हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं? हाँ, जिसे रूमिनेशन कहते हैं। मंत्र जाप उस मानसिक लूप को तोड़ देता है। जब आप एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन के पास व्यर्थ की चिंता करने के लिए जगह ही नहीं बचती। ये बच्चे को भूत और भविष्य की चिंताओं से निकालकर वर्तमान के पल में रहना सिखाता है। और आज के समय में वर्तमान में टिक पाना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार यही है कि बच्चों की परवरिश में परफेक्शन, मतलब हर चीज को उत्तम बनाने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है कनेक्शन, यानी जुड़ाव। और कमाल की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान और हमारा प्राचीन ज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। एक शांत, जुड़ा हुआ और जागरूक माता पिता ही बच्चे के विकास के लिए सबसे अच्छा माहौल बना सकता है। और ये बात किसी को डराने या उन पर और बोझ डालने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह का आश्वासन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारियों की लिस्ट में कुछ और चीजें जोड़ दी जाएं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस अपने नजरिए में एक छोटा सा बदलाव लाना है। हर चीज को परफेक्ट बनाने की दौड़ से हटकर अपने बच्चे के साथ बस उपस्थित रहने की कोशिश करना। जब आप उसके साथ हैं तो बस उसी के साथ रहें, अपने फोन या अपनी चिंताओं के साथ नहीं। पूर्णता की दौड़ से हटकर उपस्थिति और जागरूकता की ओर बढ़ना, यही असली सफर है। हम सभी को चेतनाओदय मिशन के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जहां आधुनिक समझ और भारतीय ज्ञान मिलकर भावनात्मक रूप से मजबूत बच्चों का भविष्य गढ़ सकते हैं। और जाते जाते हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे, जिस पर आप मनन कर सकें। क्या ये संभव है कि हम अपने बच्चों के लिए जो शांति चाहते हैं, उससे पहले हमें अपने भीतर खोजना होगा?